अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे मिजाज है आप लोगों के? आई एम श्योर आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा, लेकिन क्रिकेट के शायकीन के लिए ये वीकेंड बिल्कुल अच्छा वीकेंड नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान जो तीसरा टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में, वो भी हार गया और शदीद बुरे तरीके से हारा। मतलब जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन तारीख ने अपने आप को रिपीट किया, हम ये ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 28 सालों से तो हम जिंक्स चले आ रहे हैं। हमें लग रहा था कि हो सकता है कि शायद इस बार, क्योंकि हल्की सी उम्मीद की किरण जागी ना हमारी कि हमने थोड़ा सा अच्छा प्ले किया और हमें जब 14 रन की बढ़त रही थी तो हमने कहा हो सकता है चीज़ें बेहतर हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने दी शिकस्त और फिर कर दिया हमें क्लीन स्वीप। सिडनी टेस्ट की पहली इनिंग्स में ग्रीन शर्ट्स ने शानदार कमबैक किया, लेकिन दूसरी इनिंग्स में लीड लेने के बावजूद पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर इससे पहले पाकिस्तान की ऐसी बदतरीन परफॉर्मेंस देखी मैं नहीं कह रही, ये सिर्फ हम लोग नहीं कह रहे, बल्कि साबिक ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने भी ये रिमार्क्स दिए हैं और बड़े ह्यूमिलेटिंग किस्म के रिमार्क्स हैं कि उन्होंने कहा कि ये वर्स्ट टीम थी, एशियन टीम थी जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे देखी। अब कौमी टीम ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर जीत नहीं सकी और इसका जिम्मेदार कौन है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद और खिलाड़ियों की फिटनेस के मसाइल जो कि समहाउ हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। हम तज्जियाकारों से तो इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन आज हम कंसल्टेंट स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन डॉक्टर अमाद अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनसे भी जानेंगे कि भाई आखिर ऐसा क्या मसला है कि हमारे इतने यंग प्लेयर्स हैं, इनकी फिटनेस क्यों इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। अस्सलाम वालेकुम तनवीर, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमाद, आप दोनों को मैं शो में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो तनवीर आप मुझे बताएगा कि ये जो पाकिस्तान को इतनी बदतरीन शिकस्त हुई है, जिस तरीके से उन्होंने हलवा समझ के हम निगल लिया पाकिस्तानी टीम को, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं इस शिकस्त का? देखिए, हर बंदा या हर क्रिकेटर तो सबसे पहले प्लेयर्स के ऊपर उंगलियां उठाता है कि जी प्लेयर्स की क्रिकेट अच्छी या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। मैं तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। जिस क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है मेरिट पे नहीं है, जिस क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जब आता है, मैं हर चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, टीवी चैनल्स पे बैठ रहा हूँ, जो भी चेयरमैन है वो आज उसको लाके बिठाया दिया जाता है। उसके बाद जो सिस्टम की हम बात करते हैं, सिस्टम के ऊपर काम करना होता है, उसके ऊपर हम काम नहीं करते। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए आगे पीछे लोग लगा देता है कि मेरे ऊपर फायरिंग ना हो, मेरे ऊपर सोशल मीडिया पे बात ना हो, मेरे ऊपर उंगलियां ना उठाई जाए, तो मैं किसी तरीके से अपनी सीट बचा के बाकी अपना 2 4 3 साल का जो टाइम है वो गुजारना चाहता हूँ। मैंने अपने क्रिकेट कैरियर के अंदर इतना वर्स्ट क्रिकेट बोर्ड मैंने आज दिन तक नहीं देखा, जहां पे सिर्फ ये बोला जा रहा था उसको ले लो वो आ जाता था, इसको ले लो वो आ जाता था। और ये जो निगरान गवर्नमेंट है, इसने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि भाई ये जो क्रिकेट बोर्ड है ये कोई भी जॉब या किसी को हटा नहीं सकता, किसी को रख नहीं सकता। उसके बावजूद भी ये सब कुछ होता रहा। उसके बाद आप हफीज पे आ जाए, मोहम्मद हफीज डायरेक्टर प्रोफेसर बनते हैं। इनके पास क्या डायरेक्टर की एक्सपीरियंस है, इनके पास क्या कोचिंग का एक्सपीरियंस था? जीरो एक्सपीरियंस था। उसके बाद चीफ सेलेक्टर के पास आ जाते हैं, वो सुबह क्या बोलते हैं, मुशीर बना हुआ होता है। आपने सुना है इनके स्टेटमेंट? वो तो बड़े मतलब पूरी कौम जो थी वो अपसेट थी कि एग्जैक्टली हुआ क्या, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी बड़ी मस्बत चीजें सामने आई हैं। फिर उन्होंने 3 प्लेयर्स के नाम भी गिनवा दिए, मीर हमजा का नाम गिनवा दिया, आमिर जमाल का नाम गिनवा दिया। उन्होंने कहा कि ये प्लेयर्स सामने आए हैं जो कि सिस्टम का हिस्सा थे। नहीं तो पहली बात तो मैं जरा आपकी कर दूं ना, सुबह मुशीर होता है, रात में सिलेक्टर होता है, सही है। उसके बाद सईद अजमल को लेके चले गए जहां लेके जाना चाहिए था, स्पिन बॉलिंग कोच। ऑस्ट्रेलिया में तो स्पिनर खेले नहीं, वो घूमता फिरता रहा। इसी तरह मैनेजमेंट में ही भरे पड़े हैं पर्चियां, जो 8 8 10 10 साल से बाहर थे वो आके टीम में लग गए। हफीज की जो आपने 3 लड़कों की बात की है ना, हफीज साहब उन लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, हम जैसे लोगों को नहीं बना सकते। मीर हमजा को क्या हफीज ने बनाया? वो 400 से ज्यादा विकेट्स ले चुका है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, कब से क्रिकेट खेल रहा है। खुरम शहजाद काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहा है। आमिर जमाल वाहिद ऐसा लड़का आया जिसने कम क्रिकेट खेली लेकिन उसमें पोटेंशियल था, उसने आके इंटरनेशनल क्रिकेट में बताया कि यार मेरे में पोटेंशियल है। इन 3 प्लेयर्स बनाने में हफीज साहब, प्रोफेसर साहब का कोई जो है वो कमाल नहीं है। ये जो आप फिटनेस की ये चीजें बात करती है ना, ये चीजें बात की है, लेकिन जो सिलेक्शन तो देखो वो क्या हो रही है। क्या शान मसूद, ये दुनिया के किसी क्रिकेट बोर्ड में नहीं होता कि जो लड़का पाकिस्तान टीम में 11 में नहीं आता और ये कप्तान बनने से पहले आखिरी 17 इनिंग में सिर्फ 1 50 और वो बंदा पाकिस्तान टीम का कप्तान बन गया। ये दुनिया में अगर कहीं भी हो ना, समझो डंडे लग रहे हैं,
उसके पीछे लोग हैं, बैकअप है, कहीं ना कहीं ये सिलसिला है। कभी ऐसा नहीं होता। अब ये जो आपने एडम गिलक्रिस्ट की बात की है ना, ये पागल लोग नहीं है। ये क्यों इस किस्म की बातें करते हैं? क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान टीम देखी हुई है। वो जाहिर सी बात है, हमारी कंट्री के अगेंस्ट खुल के बात तो नहीं कर सकते ना, लेकिन उनको भी पता है कि जिन कंट्रीज के अंदर करप्शन है, जिन कंट्रीज में सियासत है। मैं वेस्ट इंडीज की भी मिसाल दे देता हूं। एक दौर था वेस्ट इंडीज का, बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स जो दुनिया में राज करते थे क्योंकि टैलेंट था वहां पे। जैसे ही टैलेंट खत्म हुआ, सिस्टम है ही नहीं। सिस्टम किसको बोलते हैं? आपकी अकेडमी जीरो, यहाँ काम ही नहीं करती। ठीक है, सिस्टम में आपकी बॉल्स आती हैं, आपकी पिचेस आती हैं, आपके ग्राउंड्स आते हैं, आपकी ग्राउंड्स की डेवलपमेंट आती है, आपके लड़कों के पैसे आते हैं, आपकी मेरिट की जॉब्स आती हैं। क्या है यहाँ पे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपका चेयरमैन आके फिटनेस भी नहीं है, फिटनेस यहाँ पे प्लेयर्स की फिटनेस भी नहीं है। तनवीर आप मेरे साथ ही रहेगा। हम स्पेसिफिकली डॉक्टर अम्माद भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वैसे हम अभी जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स उसमें एक बहुत बड़ा चंक जो रिस्पॉन्सिबल है वो उनके फिटनेस लेवल भी है। आप कैसे देखते हैं? अभी मैं एडम गिलक्रिस्ट की स्टेटमेंट देख रही थी कि वो कह रही थी वर्स्ट एशियन टीम ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। सो आपको फिटनेस के एतबार से ये जो एशियन टीम उतरी थी सरजमीन के, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे, ये कैसी लगी आपको? जी देखिए मदिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तो पहले दिन से याद होगा वर्ल्ड कप 50 ओवर्स, उसके बाद एशिया कप, उसके बाद वर्ल्ड कप T20 और उसके बाद ये सीरीज़ भी, मैं मुसलसल एक बात कर रहा हूँ कि ये हमारे जो प्लेयर्स हैं इनकी फ़िटनेस के इश्यूज़ इस वजह से हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में और इवन बिलखुसूस पूरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स के अंदर कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें इन एसेट्स की, इन प्लेयर्स को मैं एसेट्स कहता हूँ क्योंकि ये हमारे ब्रांड्स हैं जो जाते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी कोई किसी किस्म की कोई पीरियोडिक असेसमेंट नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। इनकी फिजियोलॉजिकल, इनकी फिजिकल, इनकी बायोमैकेनिकल असेसमेंट कुछ नहीं होती, इनके मसल ग्रुप्स को नहीं देखा जाता, इनके जॉइंट्स को नहीं देखा जाता, इनके न्यूट्रिशन को नहीं देखा जाता, ये क्या खाते हैं, मैच से पहले क्या खाते हैं, मैच के दौरान क्या खाते हैं। और सबसे बड़ा एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो शायद हम भूल जाते हैं वो ये है कि जब हमारी टीम एक गर्म मुल्क से सर्द मुल्क में या सर्द मुल्क से गर्म मुल्क में आती है तो उसको हम एक्लाइमेटाइजेशन कहते हैं। हमारे इन प्लेयर्स की एक्लाइमेटाइजेशन ही नहीं होती बहुत सारे वहाँ जाके बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे वापस आने के बाद आगे बीमार हो जाते हैं क्योंकि डाइट में मॉडिफिकेशन चाहिए होती हैं। इट हैज बिकम अ कंप्लीट साइंस नाउ कि क्या आपने खाना है। लेकिन ये तो वाइस वर्सा नहीं है डॉक्टर अहमद, मतलब यूं तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अगर हम देखें कि वो जून या जुलाई में अगर पाकिस्तान आए तो जून और जुलाई में पाकिस्तान में शदीद गर्मी होती है और ये वो टाइम है जब ऑस्ट्रेलिया में शदीद ठंड पड़ी होती है, तो वो भी तो एक्लेमेटाइज हो जाते हैं हमारे साथ ही, क्योंकि देखिए दुनिया में चाहे जो भी टेम्परेचर, ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर डिफरेंट है। जी, उसकी वजह यह है कि वो पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। कुछ 1-1.5 महीने आने से पहले वो अपनी डाइट को चेंज करते हैं, अपने लिक्विड्स को चेंज करते हैं, अपनी सॉल्ट इनटेक, अपनी इलेक्ट्रोलाइट इनटेक, उस सब को बैलेंस करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वो जब पाकिस्तान जैसे वेदर में आएंगे तो वो डिहाइड्रेट होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन हमारे प्लेयर्स, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ मदिया कि हमारा कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है पीरियोडिक असेसमेंट का एट एनी लेवल। उससे ये हो रहा है कि हमारे प्लेयर्स का टैलेंट जो है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो उनको एक परफॉर्मेंस देने की बात आती है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बात आती है तो वो वहाँ पे आके साइकोलॉजिकली भी नहीं होते, फिजिकली भी नहीं होते। उनके मसल ग्रुप्स भी बेचारे जो हैं वो उस स्टेज पे आके गिव अप कर जाते हैं क्योंकि किसी ने उनको देखा ही नहीं होता पहले, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक पीसीबी के अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स में एक भी किसी किस्म की कोई स्पोर्ट्स साइंस लैब नहीं है कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें ये सब चीजें होती हों। और मैं आपके आज प्रोग्राम के आप इनकी बात से एग्री करेंगे डॉक्टर साहब की, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बात अभी की है कि एक्लेमेटाइज नहीं किया जाता हमारे एक्सट्रीम वेदर्स पे, क्योंकि आप भी जब खेलने जाते थे तो क्या ऐसा ही है वाकई बिल्कुल कोई तैयारी नहीं कराई जाती जब किसी अगर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ पे बड़ा डिफरेंट किस्म का वेदर हो? देखिए डॉक्टर साहब की आवाज बिल्कुल मुझे नहीं आ रही थी, लेकिन आपने जो थोड़ा सा बोला उससे मैं थोड़ा सा कुछ समझ गया हूँ। देखिए बात पता है क्या है, अभी आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की। देखिए ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ आया था पाकिस्तान, क्या ऑस्ट्रेलिया सीरीज मार के नहीं गया हमें? मार के गया हमें। तो यहाँ क्या उनके लिए वेदर, क्या उनको क्या ऑस्ट्रेलिया का वेदर मिला था? देखिए बात ये नहीं है, बात ये है वो यही बात कह रहे थे कि वो तैयारी कराते हैं, 1 महीना पहले पूरी डाइट चेंज करवाते हैं, वो यही बात कर रहे थे डॉक्टर साहब। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि लड़के, ऐसा नहीं है कि लड़के यूज टू नहीं होते। पाकिस्तान में भी आपको बहुत किस्म के वेदर मिल जाते हैं।
आप ठंड में भी क्रिकेट खेलते हैं, आप गर्मी में भी क्रिकेट खेलते हैं, हर जगह खेलते हैं। ये लड़कों को सबको पता होता है। लेकिन लड़के जो हैं वो अपने तौर पे भी अपनी केयर नहीं करते। मैंने बहुत से लड़के देखे, अगर हम किसी को बोलते हैं यार तुम अपनी फिटनेस क्यों नहीं सही करते, और यार फिटनेस सही करके क्या करेंगे, अब क्रिकेट मिल रही है ना, बस ठीक है। मैं इस एज में भी आज भी अपनी डाइट का, अपनी ट्रेनिंग का ख्याल करता हूँ। मैंने तो क्रिकेट नहीं खेलनी, लेकिन मैं टीवी पे बैठता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार अच्छा लगना चाहिए, फिट लगना चाहिए, ये सब चीजें। तो लड़के ये नहीं करते हैं, वो जान छुड़ाते हैं। अभी आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आपने शायद सुना हो, एक आध दिन पहले वहाब रियाज ने एक टीवी चैनल्स पे बैठ के बोला कि जी लास्ट सिलेक्शन कमेटी थी या जो भी था, वो लड़कों के फिटनेस टेस्ट ही नहीं लेती थी। ठीक है, वो कहते हैं लड़के कि हमें 4-4 महीने तक हमारा फिटनेस टेस्ट ही ना लो। अब मेरा वहाब से ये सवाल है, ये चीफ सेलेक्टर की बात कर रहा हूं, बात की कि लैब कोई नहीं है यहाँ पर, सुने ना। अब मैं वहाब की ये बात करता हूँ, भाई अगर दूसरे गलतियां कर रहे थे तो आपके होते हुए, प्रोफेसर हफीज के होते हुए फिर आजम खान कैसे सिलेक्ट हो गया? मैं उसकी क्रिकेट के स्किल्स की तो बात ही नहीं कर रहा। आजम की तो फिटनेस ही नहीं है, वो 2 रन भाग नहीं सकता। आपका चीफ सेलेक्टर कहता है 2 किलोमीटर लड़के भाग नहीं सकते। सिलेक्शन आप गलत करते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा रीजन, आपकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर लड़कों को बिला वजह फिटनेस टेस्ट पास कर देते थे। सही है, ओ जी ये फिट है, ये सब कुछ। अभी भी पाकिस्तान टीम के अंदर मैं 7 से 8 लड़के आपको बता दूं जिनकी जो शायद यो टेस्ट भी सही तरीके से ना कर सके, जो फिटनेस टेस्ट अपना पास ही ना कर सके। तो कैसे ये सब देखें, हम ये जितने भी शोज कर रहे हैं ना, ये सिर्फ मेरी नजर में ये सिर्फ दुकान चमकाने के लिए हो रही है। इनको बिल्कुल भी असर नहीं होता इस चीज का। ये पता क्या समझते हैं, हम लोग सारे पागल हैं, हमारे पास फालतू टाइम है, आ जाते हैं टीवी पे बैठ जाते हैं, घर वाले पूछते नहीं है, ये टीवी पे बैठ जाते हैं, ये पागल है। वो इनको कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ इन्होंने अपनी नौकरियों पे बैठना है, इनको पैसे चाहिए, ये कहते हैं मजे लगे रहे। जो आपने एटीट्यूड की बात की तनवीर, दिस मैटर्स अ लॉट। डॉक्टर साहब, जिससे भी तनवीर बात भी कर रहे थे कि प्लेयर्स से भी जब बात करें तो प्लेयर्स को भी नहीं पड़ी होती कि भाई हमारी फिटनेस होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी देखना चाहिए कि अगर वो फिट रहे तो उनका लॉन्गर टाइम जो होगा फील्ड में। लेकिन अगर वो भी ध्यान नहीं दे रहे तो फिर हम किधर चले जाएंगे। अच्छा, आपके पास मैंने सुना है अच्छी खबर भी है क्रिकेट के हवाले से, हमारे शो में शेयर ये बात कर रही हैं, ये बात कुछ हद तक ठीक है। उसकी वजह ये है कि प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है और जो वॉल्यूम ऑफ क्रिकेट है इस वक्त, वो इतना ज्यादा हो चुका है कि कुछ देर तक तो ये प्लेयर सस्टेन कर जाएंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको वर्ल्ड कप 50 से पहले कहा था कि जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही है, जिस तरह की फिटनेस इनकी है, ये ग्रेजुअली सब लोग आहिस्ता आहिस्ता इंजर होते जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान की, ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस भी देखें 3 मैचों की, तो हमारी परफॉर्मेंस पहले मैच से लेकर तीसरे मैच तक हमारी सारी परफॉर्मेंस जो है वो बेसिकली उसमें वीकनेसेस नजर आई हैं, उसमें फिटनेस के इश्यूज नजर आए हैं। उसकी वजह कि स्ट्रक्चर नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारी मेडिकल के इसके अंदर जो ग्रुप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी, उसके अंदर भी स्ट्रक्चर नहीं है कि आप कैसे किसी प्लेयर को एनालाइज करेंगे कि ये प्लेयर 10 मैच खेल सकता है या ये प्लेयर 20 मैच खेल सकता है, इनकी मसल स्ट्रेंथ इतनी है कि ये 20 मैच खेल सकें। आप उनको 20 मैच खिला देते हैं। जब आप उनको 20 मैच खिलाएंगे तो ऑब्वियसली वो 13-14 मैच में इंजर हो जाएंगे। और इसी तरह ही होता है, वॉल्यूम ऑफ क्रिकेट बढ़ता जाएगा और इंजरीज होती जाएंगी जब तक हम अपने आप को उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे उन लैब्स के अंदर टेस्टिंग नहीं होगी जिस तरह की लैब्स ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट करती हैं, इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, यूके में एग्जिस्ट करती हैं, अमेरिका में एग्जिस्ट करती हैं। और मैं आपके इस प्रोग्राम के रेफरेंस से एक अच्छी न्यूज देना चाह रहा था कि मैं एक प्राइवेट ग्रुप के साथ काम कर रहा हूं आजकल, एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग द फर्स्ट एवर स्पोर्ट साइंस लैब टू पाकिस्तान। फर्स्ट एवर स्पोर्ट साइंस लैब, जिसके अंदर तकरीबन सब प्लेयर जो हैं उनको हम assess कर सकेंगे। Not only cricket, I would like to see players from hockey coming up as well. I would like to see players coming from football coming up as well. मैं चाहता हूँ कि पूरी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के अंदर एक revolution। And do you actually see players from hockey and football coming up to you? मतलब हम क्रिकेटर्स को तो देखते हैं कि उनके पीछे स्पॉन्सर्स भी आ जाते हैं, बट आपको लगता है हॉकी और फुटबॉल को भी इतना एम्पावर किया जाएगा? बिल्कुल जी, किया जाएगा। उसकी वजह ये, जब हमारे पास सिस्टम अवेलेबल होगा प्लेयर्स को असेस करने का, तो हम हर प्लेयर को असेस करते हैं। जैसे मेरे लाहौर में जो प्रैक्टिस है उसके अंदर मैं हर तरह के प्लेयर को देखता हूँ। मेरे पास स्विमर्स भी आते हैं, मेरे पास क्रिकेटर्स आते हैं, मेरे पास फुटबॉलर्स आते हैं, टेनिस प्लेयर्स आते हैं, स्क्वॉश प्लेयर्स आते हैं। मैं उन सबको देखता हूँ और मैं यही बात बार बार कर रहा हूँ कि मैं इस ग्रुप को जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, इनको मुझे बहुत टाइम लगा कन्विंस करने में, क्योंकि इट्स एन इन्वेस्टमेंट। मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, जो कि बहुत एक एक्सपेंसिव होती जा रही है, हमारे लड़कों के कॉन्ट्रैक्ट 60-60 लाख के हैं इस वक्त। कुछ प्लेयर 60 लाख रुपए लेते हैं महीने का, कुछ लोग 45 लाख रुपए लेते हैं। मुझे अभी बताइए कि
ये क्यों नहीं इंसेंटिवाइज करते इस तरह से कि प्लेयर्स को बताया जाए कि जी आप इन जगहों पे जाके आपने बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। और ये जो आप बेसिकली इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की बेहतरीन क्रिकेट के लिए आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ये सिर्फ हमारे क्रिकेटर्स में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये एक तरीका है कि आप हमारे क्रिकेटर्स का ख्याल रखेंगे। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अमाद अहमद हमारे साथ मौजूद थे और तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अच्छी खबर डॉक्टर अमाद ने दी कि जी पहला जो है वो क्रिकेट साइंस अकेडमी जो है उसका इनेकाद किया जा रहा है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ताकि हम ये जो खिलाड़ियों की जो फिटनेस मिसाइल है हम इनसे तो ज़रा निकलें। अब जरा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करते हैं। मुल्क भर में मौसम इस वक्त देख रहे हैं कि मज़ीद सर्द होता जा रहा है और लाहौर में सर्दी ने तो हद ही कर दी है। और मज़े की बात यह है कि जो सर्दी है ये काफ़ी लेट आई है। इट्स वेरी अनयूजुअल कि दिसंबर में वो सर्दी ना हो और जनवरी में सर्दी आई हो। खैर, सुबह सवेरे जो पारा है वो 4 डिग्री तक रहा। बलूचिस्तान से आने वाली ठंडी हवाओं ने कराची में भी डेरे डाल रखे हैं, और शुमाली इलाकों की अगर हम बात करें तो स्कर्दू में पारा -10 डिग्री हो गया है, इस्तोर में -5, कालाम की बात करें तो वहाँ पे -4, और हुंजा में दर्जा हरारत जो है वो -3 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। पहाड़ों पर मजीद बर्फ पड़ेगी। इसी वाले से मजीद बात करने के लिए गिलगित से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा समा मंजर शिकरी, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मंजर, सबसे पहले तो ये बताएगा कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भी मौसमियाती तब्दीलियों से गुजर रहा है। गर्मी की तरह सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी लेट सर्दियाँ आई हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में सर्दी की इस वक्त क्या सूरत हाल है? हमने सुना है कि सुबह के वक्त आपके इलाके गिलगित में दर्जा हरारत -7 तक गिर जाता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। सुबह का जो वक्त होता है 6 बजे 7 बजे से जाके जो है ये जो दौरानिया होता है उसमें -60 डिग्री तक जो है दर्जा हरारत गिरता है। और ये जो है माहिरीन इसको जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों से तशबीह देते हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी दर्जा हरारत, चूँकि मेरे लिबास से आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त भी गिलगित का दर्जा हरारत जो है वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है इस वक्त। और बिल्कुल मेरे अक़ब में भी कुछ चीज़ें आपको वाज़े दिखाई देंगी कि सुबह के वक्त बिल्कुल दरिया और शहर का जो नज़ारा है उसके ऊपर आपको धुंध की एक लेयर सी नज़र आएगी, जो खुश्क मौसम थी, जो मौसमियाती तब्दीलियों में इस रवां साल में पूरे पाकिस्तान जो सूरत हाल है खुश्क मौसम की, उसी का एक नतीजा है। और हमेशा ये जो है वो पहाड़ी इलाकों को ज़्यादा अटैक करता है, क्योंकि पहाड़ी इलाके जो है वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं निस्बतन मैदानी इलाकों की, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में जो है वो गैर मामूली हद तक इजाफा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक जो है, जो अब तक जो डेटा रिकॉर्ड 1983 से किया गया है उसके मुताबिक जो गर्मियाँ हैं उसका टेम्परेचर गर्मियों में जो है वो #5 पॉइंट जो है वो टेम्परेचर हमारा बढ़ गया है पिछले 40 सालों में। जबकि अब सर्दी बारिश की हम बात करें तो बारिश गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे जा रहा है होने वाली मौसमियाती 7 मिलीमीटर बारिश में पर भी पड़ेगा। अगर मौसम और मौसमियाती तब्दीलियों की बात करें तो पाकिस्तान चूँकि दुनिया के जो तरक्की पजीर जो ममालिक है उनके जो इंडस्ट्रियल जो सिस्टम था उसकी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट करती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो थर्ड पूल कहलाता है जो कुरे अर्ज़ के ऊपर जो ख़ास कर जो समंदर के बाद जो अगर खुश्की की बात करें तो उसमें पाकिस्तान जो है वो ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा मरकज़ है। मुंजमद जो पानी के ज़खायर है, जो मीठे पानी के ज़खायर है ग्लेशियर्स की शक्ल में, और ये ग्लेशियर्स जो है ये थर्ड पूल कहलाते हैं, जो पाकिस्तान के हिमालय, कराकरम और हिंदुकश और पामेर का जो रेंज है वो इस इलाके को जो है वो कवर अप देता है। और ये ग्लेशियर्स जो है वो तेज़ी से मल्टिंग की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि समंदर के अंदर दिखाई दे रहे हैं कि बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो है वो टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में 7000 से ज़ायद जो ग्लेशियर्स है वो चूँकि टेम्परेचर जो ही राइज हो रहा है, जो ही क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज़ इसके ऊपर थ्रेड आ रहे हैं, तो ये जो है ये ग्लेशियर्स भी जो है तेज़ी से मल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से 2022 का सैलाब हमारे सामने है जो डिज़ास्टर हुआ, ये भी क्लाइमेट चेंज का नतीजा था। और इस दफ़ा जो खुश्क साली है, बिल्कुल पहाड़ इस वक्त हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो माउंटेन्स है वो ड्राई नज़र आते हैं, स्नोफॉल नहीं हुआ है। नवंबर का महीना गुजर गया, दिसंबर और जनवरी में भी अगले एक हफ्ते तक कोई प्रेडिक्शंस नहीं हो रही है वेदर की कि बारिश और बर्फबारी की। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये पाकिस्तान भी जो है वो काफ़ी नाजुक मरहले से गुजर रहा है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। यहाँ पे भी मौसमियाती असरात जो है वो तेज़ी से मुरतब हो रहे हैं। तो मुझे शिकरी बताएगा कि शुमाली इलाका जात में फिर हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से क्या काम हो रहा है?
अगर गिलगित बल्तिस्तान की मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से हुकूमत के हवाले से जो आपने बात की, अगर इस पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो यकीनन ये काम पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बड़ी ताख़ीर से शुरू हुआ, चूँकि बगैर किसी प्लानिंग की जिस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान की तरह जो एक बगैर प्लानिंग की जो एक डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, उसकी वजह से यहाँ के मौसम पर बड़े मनफी असरात मुरतब हुए थे। देर आया दुरुस्त आया, बहुत लेट हुआ काम, लेकिन अब भी कोई ऐसा मास्टर प्लान हमें दिखाई नहीं दे रहा है जिसके ऊपर काम हो रहा हो। अलबत्ता कुछ अदारे या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट सतह पे, इंतज़ामी सतह पे कुछ चीज़ें तो नज़र दिखाई दे रही है, लेकिन कोई हमें कोई सिंबल के तौर पे कोई पायलट प्रोजेक्ट ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जिससे मौसमियाती तब्दीलियों को कम से कम करने के लिए जो है हम काम कर सके। लेकिन कुछ एरियाज़ वो हैं जहाँ पर क्लाइमेट चेंज से वो एरियाज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गए हैं, वहाँ पर एक मास्टर प्लानिंग की ज़रूरत है। लेकिन अब तक वो मास्टर प्लानिंग की बातें जो है वो कागजात की हद तक तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सामने मंजर आम पर अमली तौर पे इस पे कोई काम नहीं हुआ है। नहीं, बहुत शुक्रिया जी। मंजिल शिकरी हमारे नुमाइंदे गिलगित से हमारे साथ मौजूद थे। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कैसे मर्ज़ के हवाले से, जिस पर जितनी ज़्यादा बात की जाए उतनी ही कम है। हम बात कर रहे हैं खून की एक बीमारी होती है जिसका नाम है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, आपको पता है कि पाकिस्तान में इसके केसेस कितने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तकरीबन 5 से 7% जो हैं वो पाकिस्तान में केसेस में इजाफा तो चला जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि जी बाकी ममालिक में जहाँ पर लोग थैलेसीमिया जैसी बीमारी से जान छुड़ा रहे हैं, हम अभी भी उसमें फंसे हुए हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट्स को दवाइयाँ, पैसे नहीं चाहिए होते हैं, उसको चाहिए होता है खून। और अगर उस बच्चे को खून ना मिले तो उसकी जान जा सकती है। आपने अपने आसपास बड़े कम लोगों को देखा होगा जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं और जो 25 साल से ज़्यादा उम्र भी जी लें। थैलेसीमिया के लिए हमारे पाकिस्तान में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो यकीन माने किसी फरिश्ते से कम नहीं है, क्योंकि किसी को खून देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग ब्लड डोनेट ही नहीं करते। तगड़े से तगड़ा बंदा भी अगर उसको ब्लड डोनेट करने का कहे ना तो उसकी जान निकल जाती है कि पता नहीं इसको क्या हो जाएगा। जैसे इस वक्त मेरे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर इकबाल, जिनकी अपने बेटे काशिफ की जान थैलेसीमिया से गई, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसके बाद ये इंश्योर किया, मेक श्योर किया कि किसी और बच्चे को उस तकलीफ़ से ना गुजरना पड़े जो उनके अपना बेटा गुजरा। और गो के खैर ये अफोर्ड कर सकते थे, दुनिया जहान ये गए, अपने बेटे का इलाज कराया, लेकिन अब वो लोगों के लिए काम करें जो कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो एक खून का एक टेस्ट भी करा लें। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबने मिलके मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बना दिया और आप काम इतना बड़े करें डॉक्टर साहब, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे बताएं, आपसे हमारी जब भी मुलाकात होती है और जब भी थैलेसीमिया के पेशेंट्स के हवाले से बात करते हैं, एक सबसे ज़्यादा तकलीफ जो बात करते हैं हमें होती है वो ये है कि लोग ब्लड डोनेट नहीं करते और आप लोगों को खून की ज़रूरत है। अभी भी वही स्टेटस, वही कंडीशन जारी। इस वक्त काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर एक दुनिया का वाहिद ईस्टर्न पाकिस्तान में सेंटर है जो इतनी बड़ी सहूलत पूरे पाकिस्तान में 4, 5, 6 सेंटर हमारे जो काम कर रहे हैं और अब फ्री सर्विसेज फराम कर रहे हैं। अल्लाह ने देखे हमारा चुनाव कैसे किया इस काम के लिए। काशिफ को ब्लड लगता था, 1980 में पैदा हुआ, फिर इसको ब्लड लगते 2, 3, 4 महीने बाद ब्लड लगना शुरू हुआ। अच्छा, ये बीमारी ऐसी है, हम अपनी औलाद को तश्तरी में सजा के देते हैं अपनी औलाद को। मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 62 बोतल में ब्लड दे चुका हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, हूँ माइनर। मेरी वाइफ भी थैलेसीमिया माइनर है, कजन है मेरी फूफी जात, 2 माइनर ने शादी कर ली। काशिफ मेजर का बच्चा पैदा हुआ, यानी इसके जिस्म में खून बनाने की मशीन नहीं थी, खून खाने की मशीन लग गई। 16 साल जिंदा रहा माशाल्लाह। अच्छी बहुत एक्टिव होते हैं ये बच्चे। इसको मैं 95 में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए इंग्लैंड लेकर गया, इटली ले गया, फिर इंग्लैंड लाया, ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि 16 साल में जो उसको ड्रमों के हिसाब से ब्लड लगा, 8-8, 10-10 बोतल महीने में ब्लड लगता था उसको, 8-8, 10-10। तो काशिफ को ब्लड के साथ जो आयरन आता था जी, उसको निकालने की कोई रास्ता नहीं था। और वो आयरन इतना बढ़ गया कि आपके और मेरे जिस्म में, ये सुनने वालों के लिए बहुत अहम है कि आयरन की मिकदार 40 से 160 नैनोग्राम एक लिमिट होती है, 160
काशिफ के जिस्म में 11,000 आयरन था जब उसको लंदन ले गया था मैंने काशिफ की तकलीफ दा मौत देखी। 11,000 और 160 में बड़ा फर्क है। अब गुब्बारे में कितनी हवा भरेंगे, फट जाएगा ना। मैंने अपने बेटे का काशिफ का दिल फटते देखा, उसकी आंख नाक से मैंने खून की धार निकलते देखी है। तो मैं काशिफ, मेरे तो 16 साल एक तरफ थे, वो मौत का लम्हा एक तरफ था। हमने उसको जब लंदन में वहीं दफनाया, उसके जनाजे पे कहत किया अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि मैं पाकिस्तान जाकर कुछ करूं, और जो सहूलत 16 साल तक काशिफ को नहीं मिली मैं इन बच्चों को फराम करूंगा। मैं 23 मार्च को वापस एक हफ्ते बाद इंग्लैंड छोड़ के आ गया। कोई छोड़ता है? नहीं छोड़ता। मैं छोड़ के मेरी फैमिली भी आ गई। कबर फिर मैं आ गया। फिर मैंने यहाँ जो काम शुरू किया तो मैं बड़ा तकलीफ में आ गया कि यार ये हम कहते हैं कि इंग्लैंड में, पूरे इंग्लैंड में 360 पेशेंट ओनली, पाकिस्तान में 1 लाख के करीब बच्चे हैं जिनको ब्लड लगता है एवरी वीक। आप ब्लड कहाँ से लाएंगे? 1 लाख बच्चों का मतलब आपको 2 लाख बोतल महीने में ब्लड चाहिए। बिल्कुल चाहिए इन बच्चों के लिए। 15-15 दिन की बात, और हर 15-10 दिन में, कुछ को तो 10 दिन बाद भी लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। महीने में आपको 24 लाख बोतल यानी 10 लाख लीटर ब्लड, पेट्रोल नहीं, 10 लाख लीटर ब्लड हर साल इन बच्चों को चाहिए। आप ब्लड कहाँ से लाएंगे? हम इनको ब्लड दे नहीं पा रहे हैं 1 लाख बच्चों को। मगर लम्हा फिक्रिया ये है कि अगर मुझे कहते हुए भी शर्म ये आती है कि इंग्लैंड में 20 साल से एक बच्चा नहीं हुआ है, पूरे इंग्लैंड की बात करो। यहाँ रोजाना 50-60 बच्चे पैदा होते हैं। कजन मैरिजेस बहुत होती हैं। ये मुझे बताएं, जब मैं आपकी थैलेसीमिया सेंटर में भी आई थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे खातून मौजूद है वहाँ, और उनके 2 बच्चों के वो ब्लड लगवाने के लिए आती थी, और उन्होंने मुझे बताया कि उनके 2 बच्चों की ऑलरेडी डेथ थैलेसीमिया की वजह से, लेकिन फिर भी बच्चे पैदा कर रहे होते हैं। फिर वही बच्चे एक अजियतनाक जिंदगी से गुजर रहे होते हैं। तो कितना जरूरी है कि हम इसको रोके। इसके सदे बाप के लिए क्या कर सकते हैं कि पहले हम टेस्ट कराएं खून का। हमने देखें इसका एक कानून भी पास हुआ था ये सिंध असेंबली से 16 में 2016 में कि इस टेस्ट को लाजमी करार दिया जाए। जैसे ईरान में, ईरान में ये कि कॉलेज में दाखिला नहीं होगा टेस्ट करा के आओ, नौकरी नहीं मिलेगी, शादी नहीं। आज पूरा ईरान थैलेसीमिया फ्री है। सबको पता चल गया कि कौन माइनर है कौन माइनर नहीं है। 2 माइनर शादी ना करें ना। पाकिस्तान की 7% आबादी माइनर है। मैं 100% बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के 95% डॉक्टरों को नहीं पता वो माइनर है या नॉर्मल है। हमारे साथ तो मसला ये है कि अगर हम किसी को ये कहते शादी से पहले कि आप ब्लड टेस्ट करवा लें तो गलत मतलब कर लेते हैं कि पता नहीं क्यों। इसकी बेटी को क्या प्रॉब्लम है, इसके बेटे को क्या प्रॉब्लम, क्यों बोल रहा है टेस्ट? देखें मैं माइनर, वो ये नहीं जानते कि हमारे बच्चे के लिए अच्छा अगर टेस्ट करा लेंगे तो। बहुत जरूरी है। देखें मैं कई दफा मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ये कहता हूँ, यार मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ अल्लाह के वास्ते शादी करें जरूर। आज ढोल बज रहा है, आपका रजगा हो रहा है, नाच गाने हो रहे हैं, मगर यही पर ऐसा तो नहीं 2 माइनर शादी कर रहे हैं और फिर बाद में अगर उनके यहाँ बच्चा आ गया, और कितनी तकलीफ थी जिंदगी भर। मैं काशिफ की मौत का वो लम्हा नहीं भूल सकता। 16 साल ब्लड लगता रहा, हर महीने 8-10 बोतल ब्लड लगता था। और कितना टाइम हो गया काशिफ की डेथ को? काशिफ की डेथ को 25 साल हो गए। 25 साल हो गए, लेकिन आप आज मुझे मेरे जहन से नहीं निकलता ना। आज डालमिया, जैसे मैं लोगों से कहता अपना टेस्ट करा, बाहर 2-2.5 हज़ार का है ना, मेरे यहाँ फ्री होता है। डालमिया गली नंबर 1, अल्लाह एक है, गली नंबर 1 याद रख लें आप। वहाँ आके टेस्ट तो करा लें, करें शादियाँ, कौन से फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल फ्री है। फर्ज करें अगर किसी की शादी हो रही है तो आप बड़े आराम से आपके पास आ जाए। देखें 2-2.5 हज़ार रुपए का टेस्ट मैं 200 रुपए में कर रहा हूँ तो फ्री हो गया ना वो। और दूसरी बात है अगर आप लोग जा भी रहे तो मैं कहती है 1 बॉटल जो है ब्लड की वो डोनेट ही करते हैं तो क्या चाहता है आपका? 3 करोड़ की आबादी कराची की, हम कहते हैं ना 3 करोड़ में से आपको 100 बोतल ब्लड ना मिले, कितनी शर्म की सी बात है। हमारे 2 बच्चों की डेथ हुई है पिछले महीने, ब्लड नहीं था। मेरे पास 900 बच्चे यहाँ हैं। और क्या ब्लड ग्रुप सबसे, कौन से ब्लड ग्रुप की जरूरत है? सर सबसे बड़ा, मैं तो आपको सलाम पेश करता था, महंगी आप वो हैं। मैं वही सोची मेरे जैसे 3 महीने, हाँ मेरा O नेगेटिव, जैसे मेरा वो 3 महीने पूरे होंगे ना डोनेशन के, मैं फिर इंशाल्लाह आपके पास माशाल्लाह। ये इसकी बड़ी परेशानी रहती है, O नेगेटिव B नेगेटिव, तो ब्लड होता ही नहीं है। अब देखिए हमारे जो सेंटर हैं, जैसे नवाबशाह में 2300 बच्चों को ब्लड लगता है फ्री। पिंडी में हमारे 1100 बच्चों को ब्लड लगता है फ्री। यहाँ के स्टेडियम रोड काशिफ इकबाल थे 900 बच्चों को ब्लड लगता है। सुंदस में आप जाएं 2,500-3 हज़ार। ये क्या है? हम कहते 270 बच्चे अब इंग्लैंड में हैं, अब यहाँ 1 लाख से ज़्यादा हैं। ये जो 5-6 हज़ार पैदा हो रहे हैं हर साल, इसको रोकें, टेस्ट करा लें। क्यों नहीं टेस्ट करा सकते हैं? कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला, बहरिया यूनिवर्सिटी ने अमल किया इस पर, अपने बच्चों को टेस्ट करवाया स्टूडेंट का दाखिले के वक्त। आज बहुत सारा अमल हुआ इसके ऊपर। पता
माइनर तो बीमारी नहीं है ना भाई, है ही नहीं बीमारी। जब मैंने 62 बोतल बुलेट दिया है, मेरी बेटी है मरियम, उसने बुलेट दिया, शुमाइला ने दिया, सब देते हैं, आप लोग बुलेट देते हैं। थैलेसीमिया फ्री हैं? तो माइनर है वो, अच्छा, वो दोनों बेटियां ठीक है, माइनर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। माइनर प्रॉब्लम नहीं। बहुत से लोग हमारे चलते फिरते आप लोगों को देखा करें थैलेसीमिया माइनर होते हैं, बहुत माइनर तो कोई मर्ज है ही नहीं। बस यही आपने देखना है कि अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराना है, कि ऐसा ना हो कि आप भी माइनर हो, कोई और भी माइनर हो, उसके बाद फिर आपका बेटा थैलेसीमिया या बच्चा जो भी है थैलेसीमिया में पैदा हो। आप एशिया का सबसे बड़ा सेंटर बनाने वाले हैं। मैं आप दुआ कीजिएगा। मैं जो मेरा बेटे का ख्वाब था, काशी मुझसे लंदन में कहता था अबू एक लॉटरी का टिकट ला दो। मैंने कहा क्या करोगे, हराम है यार 1 पाउंड का टिकट आएगा। फिर मैंने एक टिकट ला दिया। मरने से 5-6 दिन पहले अपनी माँ से कहा अब्बू से बोलो मुझे टिकट ला दे। मैंने ला दिया। मैंने कहा बोलो बेटा ये लॉटरी खुल गई, क्या करोगे? कहता अब्बू हम पाकिस्तान जाएंगे, इतना बड़ा थैलेसीमिया सेंटर बनाएंगे कि इंडिया से लोग इलाज कराने आएंगे। और हम लंदन आए हैं तो लंदन वाले इधर क्यों ना आए पाकिस्तान में। तो आज हमने स्टेडियम रोड पे मेन नेवी गेट के सामने 2000 गज का प्लाट ले लिया है। 2-4 लोगों ने उसकी पेमेंट कर दी है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हम इस वक्त पाकिस्तान का एशिया का मॉडल 100 बेड का सेंटर बना रहे हैं, लेबोरेटरी, ब्लड बैंक, और ये समझो ऑल इज फ्री होगा, अभी भी फ्री है सब कुछ। तो ये काशिफ का ख्वाब अल्लाह ने पूरा किया। कि यहाँ पे थैलेसीमिया सेंटर में लोग बलूचिस्तान से भी आते हैं और बड़े बड़े दूर दराज इलाकों से आते हैं, से दादू से दूर दूर से। किस चीज़ की खून के अलावा आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, लोगों को चाहिए। लोग इधर उधर ढूंढते हैं, कर रहे हैं। वैसे हमारा आधार है कि कभी आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं सुनी होगी, ज़कात दो, खैरात दो, कभी ऐड आता ही नहीं है। वो लोगों को चाहिए कि वो हमारी हौसला अफजाई करें, आके देखें तो सही। हमारे बजट 30 करोड़ से ऊपर का बजट है हमारा। एक सेंटर की बात कर रहा हूँ, 30 करोड़ सालाना 30 करोड़, 2.5 करोड़ रुपया महीने का, 8-9 लाख रुपया रोज। मगर मेरा रब कहाँ से दे रहा है? अब ये तो देखें ना, काशिफ के ख्वाब को जो सर्विसेज हम दे रहे हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चैलेंज, बल्कि मैं एशिया की बात कर रहा हूँ, ऐसी सर्विस कोई नहीं दे रहा। जो वो बच्चे काशिफ है मेरे लिए, हर बच्चा मेरे लिए काशिफ है। जब इनको ब्लड पता किससे आने लगता है? फिल्टर से। फिल्टर कितने का आता है? 9000 का एक फिल्टर है ब्लड के साथ। ब्लड लग गया, ब्लड खत्म हो गया, फिल्टर फेंक दिया डस्टबिन में, खत्म। अगले हफ्ते फिर आ रहा, फिर लग रहा, कोई नहीं दे रहा। कौन देगा? गरीब आदमी किराया देते हैं। राशन 700-800 घरों में राशन जाता है काशिफ थैलेसीमिया सेंटर से, उसी सेंटर से। 300-400 उनकी फैमिलीज के यहाँ शादियां बेटियों की कराई, 300-400 किरास कर गए। तो काशिफ थैलेसीमिया सेंटर ने एक बहुत बड़ा काम किया। और काशिफ आज नहीं है इस दुनिया में। मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ने मुझे किस तरह, मुझे जब लंदन में वहाँ इंग्लैंड में मुझे पार्लियामेंट में मुझे अवार्ड मिला था, अवेयरनेस पे मैं काम कर रहा था, तो मैं एक वफाकी मिनिस्टर नाम नहीं ले रहा, वो आके खड़े हो गए, फोटोग्राफर से कह रहा अच्छा फोटो बनाना टाइट। ओ भाई ये आप लोग के काम थे, आप फोटो खिंचा के खुश हो रहे हैं, ये काम आपको करना चाहिए। आपने बात बिल्कुल सही की, काम होने करना चाहिए। और खुदार के लिए जितने लोग मुझे देख रहे हैं, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज ब्लड डोनेट करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी हेल्दी फॉर यू एज वेल। उसके बाद आपके नए ब्लड सेल्स बनते हैं और आपको जो पुराने, और इंशाल्लाह मेरी टीम मुझ समेत वी प्रॉमिस इन दिस वीक इंशाल्लाह हम इस वीक आपके पास आ रहे हैं, हम टेस्ट लेकर आ जाएंगे। बस ठीक है, नहीं हम आपके पास ब्लड डोनेट करेंगे। दुनिया देखे कि 56 सेकंड में रिजल्ट आ रहा है, आपको माइनर है, दुनिया को पता चलना चाहिए। ये मैं देख चुकी हूं, लेकिन इंशाल्लाह विल डू इट। ये आप करें। दूसरा मैं बस चलते चलते ये कहूंगा कि आप ब्लड नहीं देते हैं, 90 डेज में रेड सेल टूट के जाया हो जाते हैं। आप जाया क्यों कर रहे हैं? 3 जिंदगी बचाएं एक ब्लड के हतिये से, अल्लाह के वास्ते ब्लड दे के इन बच्चों की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा काम है ये। अपनी सालगिरह ब्लड डोनेट करें, घर में परेशान हो ब्लड डोनेट करें, माँ बाप की सेहत को लेके परेशान है ब्लड डोनेट करें। इस बुड्ढे ने दे दिए 62 बोतल यार, आप कितनी दफा दे चुकी है? बता दी क्यों नहीं कि आपके इतना नया ब्लड है जो कीमती चीज है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। बहुत और जब तक मैं कहती हूँ खून का आखिरी कतरा होगा मैं जरूर, अल्लाह अकबर, अल्लाह करे सब ये सोचे। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकबाल मासा। मुझे एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है, बट आप लोग कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। इंतखाबात के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, कुछ सियासी जमातें इलेक्शन ताख़ीर से करवाना चाहती हैं। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद 2 बार मंजूर हो चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के सिवा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात कराने का हुक्म
पत्थर पर लकीर है। इसके बावजूद सियासी जमातें खदशात में घिरी हुई हैं। अभी तक वो गहमा गहमी हमें नज़र ही नहीं आ रही जो कि होनी चाहिए थी। इसी हवाले से बात करते हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनकी पार्टी की तैयारी कैसी है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका कि आपने इस सुबह के समा में हमें वक्त दिया। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि जमात इस्लामी तो इलेक्शन वक्त पे करवाना चाहती है ना, आपकी तैयारी पूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बिल्कुल न सिर्फ ये है कि वक्त पे कराना चाहते हैं, बल्कि हम तो ये चाहते थे 90 दिन में हो। तो वो 90 दिन से तो सुप्रीम कोर्ट भी आगे चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो 8 फरवरी है उसके ऊपर तो यकीनी बनाया जाए। देखिए, हमारे पास बड़ा वैलिड रीज़न था कराची के लिए, ख़ास तौर पर पूरे मुल्क का ही ज़ाहिर कराची पर इन्हिसार होता है कि हमारी गिनती 1,47,00,000 कम शो की गई है और इसके नतीजे में हमारी 9 कौमी असम्बली की और 17 सूबाई असम्बली की सीटें कंप्रोमाइज़ हुई हैं। कितना बड़ा इशू है ये, कितना बड़ा मैंडेट का मसला है। लेकिन हम इसलिए अदालत में नहीं गए कि लोग ये कहते कि भाई आप इलेक्शन डिले कराना चाहते हैं। हमने ये कड़वा घूंट पिया और इलेक्शन में हम जा रहे हैं, लेकिन हम इससे पीछे तो नहीं हट रहे, हम बाद में जाएंगे अदालत में। लेकिन मसला ये है कि जो कुव्वतें जो तैयारी कर लेती हैं, जिनकी बात हो गई होती है, जो बादशाह सलामत बनकर आ रहे होते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? जिनकी पहले से सेटिंग मौजूद है वो भी डर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवाम को फेस करने के लोग काबिल ही नहीं रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस इनके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गई और हर पार्टी ये चाहती है, उन लोगों की सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि किसी तरह इलेक्शन आगे बढ़ जाए। लेकिन जमात इस्लामी की तैयारी भी है, हम जितनी तैयारी है, अवाम से हमारा पहले ही कॉन्टेक्ट है। आपने तो कराची में देखा है, हम तो एक दिन भी ऐसा नहीं है कि अवाम के साथ ना होते हों। इंतखाब तो दरमियान में आता है, हम तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के साथ कनेक्शन में रहते हैं, यूथ के साथ रहते हैं। हमारी तो तमाम चीज़ें चल रही हैं और हम कहते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाब होना चाहिए। सही। अच्छा हाफिज़ साहब, इस बार भी हम देख रहे हैं कि कई इंतखाबी इत्तेहाद बन रहे हैं। जमात इस्लामी भी किसी से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट कर रही है? जमात इस्लामी का इत्तेहाद तो आवाम से हुआ है, इसलिए कि आवाम की सही तर्जुमानी सिवाय जमात इस्लामी की और कोई कर ही नहीं रहा। और जितने इशूज़ हैं उसको हम ही टेकअप कर रहे हैं। यूथ के साथ है हमारा इत्तेहाद। बाकी तो पार्टियों में देखें होता है, ऑप्शन मौजूद होता है सीट एडजस्टमेंट का, लोकली भी होता है, इसकी गुंजाइश हमेशा रहती है। लेकिन बहसियत मजमूई जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें अब जैसे मैं अब यहाँ कराची में बैठा हुआ हूँ, तो आप मुझे बताएं मेरे पास क्या ऑप्शन है और कराची के अवाम के पास हमारे अलावा ऑप्शन क्या है। इसलिए ये इत्तेहाद तो लोगों को कंफ्यूज करता है। हमारा बहुत क्लियर मैसेज है, बहुत वाज़ेह तरीके से हम अपनी कैंपेन कर रहे हैं, अवाम के साथ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अवाम रिस्पॉन्ड करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो बेहतर सूरत हाल होगी। सही। अच्छा, कुछ जमातें जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का मुसलसल शिकवा कर रही हैं। क्या जमात के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप, या फिर आप जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, कतन मुतमईन नहीं है और मैं बिल्कुल इसको वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और जो ये पूरा निज़ाम हमारा इंतखाबात का है, ये एक सवालिया निशान हर दफ़ा बन जाता है। हर मरतबा इलेक्शन इन हालात में होते हैं कि जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि या तो आप इस इलेक्शन से कह दें कि भाई हमें नहीं जाना, या फिर उस सब चीज़ को कबूल कर लें जो आपको खैरात में दे दी गई है। बात यह है कि शफाफ इंतखाब क्या होता है, यानी आप दो बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी के आदमी को जेल में डाल दें और एक जो कौमी मुजरिम था जिसको कोर्ट ने मुजरिम करार दिया था उसको तैयारी करके लाएं और एयरपोर्ट पे ही उससे दस्तखत लेकर उसका केस प्रोसीड करना शुरू करें और फिर उसको अहल भी करार दे दें। तो आप ये बताएं कि ये तो अंधों को भी नजर आने वाली बात है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आप कुछ लोगों के तो कागजात मंजूर करें और कुछ लोगों के नामंजूर कर दें, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से आ गई? सबको मौका दें, अवाम पर छोड़ें, अवाम जिसको मुंतखब करें। अगर कोई मुजरिम है, अगर कोई ऐसा है कि जिसने कोई खिलाफ वर्जी की है कानून की, तो उसके लिए अदालतें मौजूद है ना। ये फैसला इलेक्शन कमीशन कैसे करेगा या उसके आरओज कैसे करेंगे कि किसको रिजेक्ट करना है और किसके मंजूर करने हैं? इसलिए सवालिया निशान तो है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि चारों सूबों में गवर्नर पार्टी के लगे हुए, सिंध में हैं, मैं एग्जैक्टली इस पर आने भी वाली थी कि अलग अलग पार्टियों से जो गवर्नर्स लगे हुए हैं, तो फिर इससे भी आपको वो है कि खतरा की शफाफियत कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज होगी? भाई आपने देखा था अभी पिछले दिनों खबरें चली थी कि नून लीग का इजलास गवर्नर हाउस में हो रहा है। भाई गवर्नर हाउस का वो तो जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ भी जाए तब भी नहीं होना चाहिए पार्टी का इजलास, लेकिन इस कदर जो है वो, और यही आपने देखा है जब बल्दियाती इंतखाब भी हो रहे थे तो गवर्नर हाउस में ही सारे फैसले हो रहे थे कि सुबह इलेक्शन होना है कि नहीं होना है, रात तक कंफ्यूजन फैला के रखो, ये करो वो करो।
तो जब गवर्नर पूरी तरह पार्टी के मेंबर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं और वो अपनी पोजीशन का भी ख्याल नहीं रख रहे और ऐसे गवर्नर अगर मौजूद हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं नोटिस लेता? मैं तो कहता हूं जस्टिस फाइजर साहब के पास इस वक्त केस चल रहा है, कम से कम इतना तो कर दें कि वो इन गवर्नरों को बरतरफ करने का ऑर्डर जारी कर दें, तो हमें सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद भी बढ़ेगा कि हाँ वाकईतन वो आपकी तरफ से पहले भी शिकवा किया गया था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ता इख्लाफ जो है वो जारी नहीं किया गया। और आज तुम सुबह की खबर भी देख रहे थे कि जी कल की खबर है कि जी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, गो कि अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। अच्छा देखें, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा, अब मुझे नहीं मालूम कि उसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, लेकिन बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का जो पूरा रोल है ना वो एक सवाल है। लेकिन जो अभी सर्कमस्टांस बने उससे आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन खुद भी तैयार है इलेक्शंस के लिए? अगर वो तैयार होते ना तो ये चीज़ें इतनी डिले नहीं होती। ज़ाब्ता खिलाफ डिले हुआ, रूल्स डिले हुए, इसी तरह आरओज़ की ट्रेनिंग डिले हुई, और इसी तरह आप देखें उसूलन तो होना ये चाहिए था कि अदलिया से पूरा निज़ाम बनना चाहिए था। मुझे हैरानी है, ज़ाहिर चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने फैसला कर दिया है और हम जाहिर है कि पाकिस्तान में रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा और क्या है, लेकिन बहरहाल एक शहरी की हैसियत से, एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, और इलेक्शन कमीशन का जो रोल है भी, पिछला बल्दियाती इंतखाब सबके सामने है ना, 192 हार गया, 173 जीत गया, इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया और उसने आरओज़ ने नतीजे तब्दील किए। 7400 वोट लेने वाला हार गया, 1200 लेने वाला जीत गया, सारे एविडेंस मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया हुआ है। ऐसे सारे सर्कमस्टांसिस में इंतजामिया के आरओज़ डीआरओज़, अभी यहाँ कराची में और सिंध में पूरे में ये हो रहा है कि डीसीज के जरिए से पूरा अमला और फोकल पर्सन इलेक्शन कमीशन जो लगा रहा है। ये डीसीज किसके हैं? 15-15 साल से पार्टियां बरसर इख्तिदार हैं, पूरा उन्होंने नेटवर्क अपना बनाया हुआ है। अब अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, लेकिन बहसियत मजमूई पार्टियों का इन्फ्लुएंस है इंतजामिया पे। ये इंतजामिया अपने फोकल पर्सन अगर जो है वो देगी और इलेक्शन कमीशन उन पर इंसार करेगा तो 22 इलेक्शन तो हो रहे हैं ना, ये इलेक्शन तो अनफेयर हो रहे हैं, फेयर नहीं हो रहे। तो इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है? इसलिए हम ये कहते हैं कि इंतजामिया से नहीं, अदलिया से होने चाहिए थे आरओज़ डीआरओज़। बहरहाल वो नहीं हुए। बहैसियत मजमूई इलेक्शन कमीशन ने पिछले काफ़ी अरसे से अपने आप को शफाफ शो नहीं किया, और हम तो इसके सबसे बड़े विक्टिम हैं कराची वाले, इसलिए कि कराची के मैंडेट पे डाका पड़ा। सबसे ज़्यादा वोट हमारे थे, सबसे ज़्यादा सीटें हमारी थी। पहले सीटें बदली, फिर उसके बाद उन्होंने बंदे उठवा लिए और इलेक्शन कमीशन तमाशा देखता रहा। 32 लोग उठा लिए गए और 32 लोगों की हमने रिपोर्ट की हुई थी कि ये बंदे मौजूद नहीं है, इन पर दबाव हुए इनके साथ, लेकिन इलेक्शन कमिशन ने वो तो आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ की पॉलिटिकल जमातें कराची की बहुत रोती हैं कि जी यहाँ पे जो मेयर का सेटअप है और यहाँ पे जो शहर की जो इंतजामिया है उसके पास इख्तियार नहीं, तो इलेक्शन कमीशन भी आपको लग रहा है कि उसके पास भी इतना इख्तियार नहीं, वो भी इतना बाख्तियार नहीं है? नहीं, इख्तियार वो अपना इस्तेमाल नहीं कर रहा ना। वो पार्टियों के लिए अगर सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और वो एक्शन नहीं ले रहा जो उसको लेना चाहिए, और उसको क्या इलेक्शन कमीशन को ये बात नहीं मालूम कि डीसीज के जरिए से जब उनको कहा गया कि डीसी प्रोवाइड करेंगे फोकल पर्सन, डीसीज प्रोवाइड करेंगे तमाम पोलिंग का अमला, तो जब डीसीज ये करेंगे तो क्या कोई जानता नहीं है ये इलेक्शन कमीशन के सिंध में जो डीसीज हैं वो किससे इन्फ्लुएंस्ड हैं? पूरा सिस्टम पीपल्स पार्टी का चल रहा है और ये सिस्टम तो हर जगह चल रहा है। सिर्फ आपको नहीं, बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज को हैं जो कि जिनका कराची में बहुत बड़ा जो है वो स्टेक है। मुझे हाफिज साहब भी बताइएगा कि हम समहाउ देखते हैं कि जब जमात के जब यहाँ पे जुलूस होते हैं तो बड़े कामयाब जुलूस होते हैं, बड़ी अभी हमने देखा फ़लस्तीन के हक़ में भी जो आप लोगों ने जुलूस किया और जो वैसे भी आप कभी जुलूस करते हैं तो अच्छी बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं, लेकिन इंतखाबात में समहाउ वो उतना हम नहीं देखते, जितना सपोर्टर आपका जुलूस के टाइम बाहर निकलता है वो इंतखाबात में लगता है वो नहीं निकलता। तो इस बार आपको लग रहा है कि कुछ मुख्तलिफ हो पाएगा, कुछ आपको अच्छे की उम्मीद है? मदिया देखें, ये काम पहले होता था और ये सवाल मुझे हर दफ़ा फेस करना पड़ता था, लेकिन बिल्कुल आखिरी इंतखाब तो 15 जनवरी 2023 में हुआ ना, 1 साल हुआ है, और इस आखिरी इंतखाब में तो जो पार्टियां थी उसमें सबसे ज़्यादा वोट हमने ही हासिल किए ना, और सबसे ज़्यादा सीटें भी हमने हासिल की। और आपको भी ये बात अच्छी तरह पता होगी, आपसे ज़्यादा किसको पता होगी कि एमक्यूएम के पास कोई चॉइस ही नहीं थी सिवाय इसके कि वो क्विट करते हैं, इसलिए कि ना उनकी तैयारी थी और ना उनको रिस्पांस आने की उम्मीद थी। अब तो जो कुछ भी किया जा रहा है, यानी फटे हुए गुब्बारों में हवा भरने की कोशिश। उनकी नुमाइंदा थोड़ी बैठी हूँ मैं तो सभा की नुमाइंदा हूँ, मैं सभा की नुमाइंदा, अभी अवाम की नुमाइंदा हूँ। नहीं, आप बहैसियत पाकिस्तान के शहरी कराची शहर को अहमियत देती है ना, और आपसे ज्यादा कौन जानता होगा कि इस शहर की क्या डायनामिक्स हैं। तो इस वक्त तो जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात के तौर पर मौजूद है, और अल्लाह ने चाहा
तो जो कौमी इंतखाब आ रहा है इसमें जमात इस्लामी अब उस पोजीशन में होगी जिस ज़माने में कभी एक ज़माने में MQM थी कि उसकी मर्जी से सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत बनती थी। और पहले तो जो कुछ भी हुआ और कराची के साथ जो कुछ हुआ और हमारा वोट कहाँ कहाँ बिका, अब इंशाल्लाह सौदागरी नहीं होगी। अल्लाह ने चाहा ये मैंडेट जमात इस्लामी को इसका जो है वो रिफ्लेक्शन जो बल्दियात का है वो आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि कौन हमारी गिनती, कौन हमारी KCR, कौन हमारा K4, कौन हमारी ट्रांसपोर्ट, कौन हमारे बच्चों की तालीम और IT कौन खाता है। हमारे बगैर बना के दिखाएं अब वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, और जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह हम अपना मुकदमा हमारी दुआ यही है लड़ेंगे। कि अल्लाह करे कि इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ हों एंड मे द बेस्ट पार्टी विन, ताकि हमारी जो मुस्तकबिल है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको अच्छी तालीम भी मिल सके और उनका अच्छा करियर भी बन सके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को भी देखना चाहिए कि जब आपके पास कोई वोट लेने के लिए आए तो कुछ चीज़ें उनसे पूछें कि अच्छा मेरे बच्चे की तालीम के लिए क्या करोगे, मेरे बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप क्या करेंगे, हमारे लिए अच्छा आप क्या करेंगे, हमारी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए आप क्या करेंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आए हैं। बहुत शुक्रिया जी। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन की हलचल तो जारी रहेगी, कौन इक़्तिदार की मंजिल पर पहुंचेगा और किसका जो है ना पटरी से कौन जल्दी उतर जाएगा, कौन प्लेटफॉर्म पर रह जाएगा, ये तो हमें खैर वक्त ही बताएगा कि एग्जैक्टली होगा क्या। इस वक्त मैं बताऊं कि जी पाकिस्तान रेलवे के मुसाफिरों को अब ट्रेन में भी गर्मा गर्म रोटियाँ, पिज़्ज़ा, बारबेक्यू समेत चटपटे खाने दस्तयाब होंगे। मतलब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना हमने देखे कि सर्विसेज पाकिस्तान रेलवे जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, और जिससे सफ़र का जो लुत्फ़ है वो भी दुबाला हो जाएगा। और पाकिस्तान रेलवे की नई डाइनिंग कार जिन्होंने मुतारिफ कराई है, पहली डाइनिंग कार ज़करिया एक्सप्रेस में लगाई गई है, जिसमें एक वक्त में 45 मुसाफिर जो हैं खाना खा सकते हैं। और इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चीफ कमर्शियल मैनेजर पाकिस्तान रेलवे मरीम गिलानी साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरीम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सुबह के समय में वक्त दिया। मरीम साहिबा ये बताएं कि पाकिस्तान रेलवे का ये तो बड़ा अच्छा इक़दाम है, वैसे इस चीज़ की ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। असल में रेलवे में हम लोग जो हैं वो टारगेट तो कर रहे हैं एक न्यू मार्केट को भी, क्योंकि ट्रेडिशनली हमारे पास इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स ज़्यादा होते थे, और अब वी आर होपिंग टू टारगेट और टैप इनटू अ न्यू पैसेंजर क्लास ऑल्सो। तो उसके लिए भी हमें ज़रूरी था। मोरोवर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने वी हैव कम अप विद दिस न्यू पॉलिसी बिकॉज वी थॉट के हमारा जो फूड है उसके ऊपर फोकस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे पास लॉन्गर ड्यूरेशन के पैसेंजर्स होते हैं। तो दिस इज़ अ बेसिक एमिनिटी जो कि हमें केटर करना चाहिए लोगों को उसके अंदर। सही। अच्छा मरीम, ये जो 40 से ज़ायद खाने का मेन्यू है, इसके चार्जेस टिकट में शामिल होंगे या अलग से लिए जाएंगे? जी नहीं, डाइनिंग कार का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यू वुड बी सर्व्ड विद अ मेन्यू। हमने इसके अंदर जो इंटरवेंशन की है वो ये है कि हमने डाइनिंग कार की शक्ल सूरत बिल्कुल आप देख रही होंगी कि हमने काफ़ी उसको ऑल्टर किया है। वी हैव गिवन इट अ वेरी आई मीन क्लासी लुक। और दूसरा ये है कि पैसेंजर्स के पास मेन्यू उनको सर्व किया जाएगा, दे वुड बी एबल टू ऑर्डर एट देयर सीट, और उसके बाद उनको एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स हैं, यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी कम है, 44 की कैपेसिटी है, तो उसके हिसाब से उनको एक टाइम स्लॉट अलॉट किया जाएगा और उसके अंदर वो आके दे वुड बी एबल टू मेरे ख्याल से जो फर्स्ट क्लास वाली सर्विस है वो जो फर्स्ट टिकट खरीदेंगे उन्हीं को ही मिलेगी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन इसमें किसी पे कदगन कोई नहीं है कि कोई बंदा आ नहीं सकता, बट वी वुड ट्राई टू फोकस ऑन आवर पैसेंजर्स ओनली। हमारा जो फोकस है वो सिर्फ ये है कि हमारा पैसेंजर अपनी जर्नी को एंजॉय करे। सही। अच्छा मरीम साहब, मजीद ट्रेनों में डाइनिंग कार का आगाज़ कब से किया जाएगा वैसे? डू यू हैव एनी प्लान ऑफ डूइंग इट? जी वी डू हैव अ प्लान, इट्स अ वेरी डिटेल्ड एंड अ वेरी इलैबोरेट प्लान दैट वी हैव। तो हम साथ के साथ अपनी डाइनिंग कार्स को इसी तरह उसको रीशेप और रीमॉडल करेंगे, और उसके बाद यू वुड सी अ लॉट ऑफ चेंज, और इवेंचुअली वी वुड गो टू अ डाइनिंग पॉलिसी ऑल टुगेदर, अ न्यू डाइनिंग पॉलिसी वी हैव इन माइंड। हमने उसको फोकस करके अपनी सारी डाइनिंग कार्स को हम केटर करेंगे उसके हिसाब से। अच्छा, नई चीज़ें तो इंट्रोड्यूस करा दी जाती है मरीम, लेकिन जो बेसिक चैलेंज होता है वो ये कि हम उसको कितने अरसे तक जो इसको मेंटेन रखते हैं, उसकी सस्टेनेबिलिटी का भी इशू जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। हाउ वुड यू इंश्योर इट कि चलें हमने एक चीज़ का आगाज़ किया है और उसके बाद हम उसको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्रेन में जो है सफ़र करने वाले जो लोग हैं कि वो अच्छे तबके से नहीं आते, वो मुतवस्सित तबके से भी लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनको अगर अच्छी सहूलत मिलती है विच इज़ वेरी गुड, तो आप फिर इसको कैसे सस्टेन करेंगे कि नहीं ये चीज़ रहनी चाहिए?
मैंने आपसे जिक्र किया ना कि हम लोग एक नई डाइनिंग पॉलिसी हमने अपनी बनाई है, तो इसकी जो बेसिस है, जो आपको ऑल्ट्रेशन हमारी सर्विसेज पे नज़र आ रही है, ये उसकी बेसिस वही डाइन इन पॉलिसी है। एक तो वो है, दूसरा ये है कि हम लोगों ने ये जो नीड फील की ना कि वी हैव टू टैप इनटू अ न्यू मार्केट ऑल्सो, ये सारे जो एंडेवर्स आपको और भी चीज़ें नज़र आएंगी डाइनिंग कार्स के अलावा भी। आपको हमारे CIP लाउंजेस भी अब कुछ अरसे में नज़र आएंगे ऑन द स्टेशंस, वो सारे उसी एक पैटर्न का हिस्सा हैं। सो इट इज़ बैक्ड बाय अ पॉलिसी एक्चुअली, तो इंशाल्लाह उसमें सस्टेनेबिलिटी का इशू इस तरह नहीं होगा। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मरियम गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थी, चीफ कमर्शियल मैनेजर पाकिस्तान रेलवे में। बता रही थी कि जो 40 मेन्यू जो ऐड किया है उस वाले से हम बात कर रहे थे कि आई एम श्योर कि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। खैर जी, हमने देखा है कि दिसंबर में तो सर्दियाँ आई नहीं, सर्दियाँ आई हैं जनवरी में, और जनवरी में खुल गए हैं बच्चों के स्कूल, बच्चों की छुट्टियाँ तो गुजर गई हैं। तो जनवरी में यकबस्ता हवाओं ने कराची में डाल रखे हैं डेरे, और सर्दी की वजह से सुबह सुबह उठने में काफ़ी परेशानी भी होती है। ठंड की नज़र से पेश नज़र महकमा तालीम सिंध ने स्कूल के औकातकार तब्दील कर दिए हैं, और स्कूल टाइमिंग आज से 8:30 बजे हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक औकात कार में तब्दीली का इतलाक़ 31 जनवरी तक रहेगा। इसी वाले से बात करेंगे, नुमाइंदा समा हामिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, बताएगा कि ये तो अच्छी खबर है बच्चों के लिए कि भाई स्कूल के टाइमिंग्स चेंज किए गए हैं, अब नई टाइमिंग्स के हैं, इस हवाले से भी बता दें। मुझे चले जी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हामिद से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करूँ। ठंड लगता है, हामिद को भी लग रही है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अच्छी खबर है पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स और ई कॉमर्स से जुड़े अफराद के लिए। वो ये कि पाकिस्तान और आलमी सतह पर रकम की मुंतकिली और दुनिया भर में ऑनलाइन अदायगियों के निज़ाम को चलाने वाली कंपनी पेपाल के दरमियान मुआहदा तय पा गया है, और पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स थर्ड पार्टी के जरिए पेपाल से पेमेंट हासिल कर सकेंगे। इसी वाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल मीडिया एंड ई कॉमर्स एक्सपर्ट वाजिद अली। उनको सामने गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वाजिद, एंड वेलकम टू सुबह का समा। सबसे पहले तो मुझे वाजिद ये बताएं कि ये जो पेपाल है ये है क्या, और इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा स्पेसिफिकली किन किन लोगों को होगा? ये बेसिकली पेपाल को पहले समझना होगा कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। दो रीज़न है इसके। एक तो ये कि अगर आप यूएस में जाते हैं तो 40 to 50% जितनी भी इनर ट्रांजेक्शन होती हैं वो पेपाल के थ्रू होती है, और अगर आप यूरोप में जाते हैं तो यही जो है 30 to 40% जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं ऑनलाइन वो पेपाल के थ्रू होती है। सेकंड मोस्ट रीज़न इसके अंदर जो मेन आता है जो कि क्लाइंट सर्विसिंग है, और यहाँ पर दूसरा जो क्लाइंट प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो दोनों सिक्योर होते हैं बिकॉज ऑफ पेपाल। बिकॉज जब क्लाइंट कोई काम बोलता है तो सामने वाला डिलीवर करता है। अगर उसके अंदर और जब तक वो काम डिलीवर नहीं होता है पेपाल उस वक्त तक पेमेंट रिलीज नहीं करता। तो इसकी वजह से दोनों सिक्योर रहते हैं। उनको पता है यार कि जब तक मेरा काम नहीं होगा तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगी, मेरी पेमेंट रिफंड हो जाएगी। और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको पता है कि वंस मैंने चीज़ें दे दी और मैं प्रूफ दे दूं यार कि मैंने अपनी सर्विसेज दे दी है या मैंने प्रोडक्ट दे दी है तो मुझे पेमेंट मिल जाएगी। इसमें कस्टमर कोई प्रॉब्लम नहीं करता। सही। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस वक्त तक यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है मौजूद जो कि इस सबको मैनेज कर रहा होगा। और सबसे मेन चीज़ जो है यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इस वक्त पाकिस्तान जो है तीसरे नंबर पर है जो कि फ्री लांसिंग के अंदर मौजूद है। टॉप 3 के अंदर है। पहले इंडिया है जो कि 23% उठा रहा है। सेकंड बांग्लादेश है जो कि 14% समथिंग है, और पाकिस्तान इज नियर टू 13%। अभी हमारे पास पेपाल नहीं है, अभी हमारे पास स्ट्राइप नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जिससे हम इंटरनेशनली ऑन बोर्ड कर सकें उसको पेमेंट के लिए। तो अगर हमारे पास ये सिस्टम अभी मौजूद नहीं है और हम अभी इस वक्त 13% पर मौजूद हैं, तो लेट्स इमेजिन कि अगर वो पेपाल आ जाते हैं और सामने वाले के लिए इजी होगा कि वो हमें पेमेंट ट्रांसफर कर सके, तो हमारी परसेंटेज कितनी चली जाएगी। अच्छा मुझे बताइए, जो बड़ी खबरें पे फैल रही हैं इन्फ्लुएंसर्स उनके तो वारे नहीं आ रहे होने वाले, तो ये बिल्कुल सही बात है, पेमेंट उनको आ जाया करेंगी।
पेमेंट्स के सबसे बड़े मसले होते हैं। तो ऑब्वियसली जब है ना किसी को मंगवाने होते हैं, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल अकाउंट खोल रहे हैं तो उसके लिए फिर उसके ही ना काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि पाकिस्तानी एक सिटीजन के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको फुलफिल करना। तो अगर डायरेक्टली पेमेंट आ जाएगी तो ये जितने भी आपके ई कॉमर्स हैं और आपके जितने भी डिजिटल से जो रिलेटेड हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि वो सारी की सारी पेमेंट वो यहाँ पर मंगवा सकते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ बातें करेंगे तो मुझे बताएं क्या कोई स्कैम होने का खतरा भी है इससे, कोई कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, स्कैम तो हर जगह होते हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं। सो पेपॉल का जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि वो बीच में बिल्कुल अपनी पेमेंट होल्ड कर लेता है। तो अगर कोई सामने स्कैमर भी होगा तो अगर उसने स्कैम कर दिया तो उसको पेमेंट तो नहीं मिल रही है, क्योंकि जब तक है ना वो अपनी सर्विस या प्रोडक्ट ना दे तो वो रिफंड हो जाएगी। तो इसमें काफ़ी है ना कोशिश करते हैं। एक तो प्रॉब्लम ये एक ओवरऑल ये है कि ना हर कोई है ना शॉर्टकट ढूंढ रहा होता है। सही। तो अगर है ना प्रॉपर तरीके से काम किया जाए तो पाकिस्तान जो है इसमें काफ़ी अच्छा हो सकता है। जो अभी खबरें सुनने में आ रही हैं कि डायरेक्टली पेपॉल नहीं आ रहा है और वो मैं कैसे ये थर्ड पार्टी के थ्रू आ जाएगा। तो होगा ये जो मैं अभी तक समझा हूँ कि एक वर्चुअल बैंक होगा जो कि कनेक्टेड होगा पेपॉल से और पाकिस्तानी लोकल बैंक से। तो वंस वो जब कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा पेपॉल, वो एक्चुअली वो जो आपका थर्ड पार्टी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास आएगा पेमेंट, जो कि आपका ये अकाउंट होगा और वहाँ के थ्रू आपको फिर पेमेंट आ जाया करेगी। जो यानी कि आप कह रहे पाकिस्तान पेमेंट्स आएंगी तो मैशियत के थोड़े अगर सहारा मिल सकता है। क्योंकि है ना यही सबसे क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमारे पास बाहर से डॉलर नहीं आ रहे थे। हाँ, तो इसके थ्रू आएंगे और इसके थ्रू डेफिनेटली है ना हर कोई कोशिश करेगा, क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हम जो है बहुत अच्छा सेल तो कर रहे हैं ई कॉमर्स के अंदर थ्रू अमेजोन, थ्रू ईबे, थ्रू वॉलमार्ट, इससे उसके थ्रू हम कर तो रहे हैं, लेकिन अगर हम खुद अपनी वेबसाइट बनाने की बात करते हैं यार कि हम खुद सेल करें तो हमारे पास पेमेंट गेटवे के मसले हैं कि हम उनसे पेमेंट कैसे लें। तो अगर ये हमारे पास आ जाता है इससे बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। और इस वक्त जो पाकिस्तान है इस वक्त लेदर के अंदर बहुत ज़्यादा टॉप है। और पाकिस्तान का लेदर क्यों अच्छा है, उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि द वे वी स्लॉटर द एनिमल्स, तो उसमें होता है ये कि जो खून है उनका वो पूरा ड्रेन हो जाता है और उसकी वजह से जो उनके जो स्किन है वो बिल्कुल सॉलिड होती है। जो बाहर जगहों पे जो स्लॉटर होते हैं तो वो खून रहता है, तो इसकी वजह से है ना जो उनका लेदर है वो सही नहीं होता, वो जल्दी खराब भी हो जाता है। बिल्कुल, कि ये तो हमें पता नहीं था वाकई कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारा पाकिस्तान का लेदर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान इसके अलावा टर्की में भी देखा है उनका भी लेदर बड़ा पसंद किया जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि कहाँ कौन कौन सी फील्ड्स में नौजवानों के पास रूम मौजूद है कि वो ई मार्केटिंग में खुद को जो है वो आगे लेकर आ सकें? देखिए, अभी इस वक्त है ना जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें जो कंटेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन है उसके अंदर करंटली इस वक्त में पाकिस्तान टॉप पर मौजूद है। मैंने जो थर्ड पोजीशन बताई है वो ऑल ऑक्यूपेशंस की बताई हैं। इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आता है, इसके अंदर कंटेंट राइटिंग भी आता है, फिर इस वक्त फ्रीलांसिंग आपकी जो अदर चीज़ें हैं। गुड थिंग इज दैट कि पाकिस्तान 5 कैटेगरीज है, उस 5 कैटेगरी के अंदर टॉप 4 के अंदर लाइक कर रहा है इस वक्त। और अभी हमारे पास पेमेंट गेटवे नहीं है मौजूद। सोचिए अगर हमारे पास आ गई तो हमने क्या तबाही मचा देनी है इस फील्ड में। बहुत शुक्रिया जी, वाजिद हमारे साथ मौजूद थे। एक अच्छी खबर थी जो सोचा कि हम अपने नाज़रीन के साथ जरूर शेयर करते चलें। अब एक और अच्छी खबर है जनाब, वो आपके साथ ये शेयर करें कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से कराची में इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया गया और इस तकरीब में मुल्क भर से आने वाले 122 हिंदू जोड़ों की शादी करवाई गई। हुज़ैफा खान की रिपोर्ट देखते हैं। हम इस वक्त एक ऐसे पंडाल में मौजूद हैं जहां पे बैक वक्त 122 हिंदू जोड़ों की इज्तिमाई शादी हो रही है। आइए आपको पंडाल में लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या रसूमात होती हैं और किस तरीके से ये इज्तिमाई शादी जो है वो मुनक्किद की जाती है। आइए चलते हैं। ये ऐसे शुरू होगा कि जैसे पंडित बोलेंगे और हमारे यहाँ पे फेरे शुरू होंगे, तो हमारे फेरे जो शुरू होते हैं, फिर मंगलसूत्र पहनाते और मांग भरते और चुंदरी पहनाते, दुल्हन को श्रृंगार करते हैं। भैया ये देखो, जब हम दूल्हा बनाए जाता ना तो दूल्हा एक राजा की जगह पर होता है और ये हमें करवाना बहुत ज़रूरी होता है। हम उसको तैयार करें, उसको शेरवानी पहनाइए, इससे तलवार इसके हाथ में दिए और मतलब कहना है कि दूल्हे को तो दूल्हा ही बनाएंगे ना भैया। यही हमारी रस्म रिवाज इसकी, ठीक है ना। राजा होता है, दूल्हा इसके पहनाया जाता है, रस्म की जाती है हमारी। ये हमारे में हल्दी लगाते, तलवार पकड़ते, ये हमारी रस्म है। ये पगड़ी हमारी 100 साल की पुरानी रस्म है। ये हम जामनगर से जो आए हुए हैं, जामनगरी से ही है। ये जो डंडे है ना वो दोनों उसके भारी गार्ड है और वो जो बीच में है ना वो उनका शहंशाह है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, हमारी शादियाँ हो रही है
हमारी बहुत ही मदद कर रही है लोग। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग, उन गरीबों के साथ हमारे साथ ये लोग यहाँ पे खड़े रहे, हमें शादी करवा रहे, बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ इन लोगों ने। पहले तो यानी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और मैं कोली कम्युनिटी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बदिन से, और जो मेरी वाइफ है वो नगर पार्कर से है। ये सारे जो है ना मिलके हमारे बहन बेटियों का अपने अपने घर पे रुखसत करेंगे। हम गरीब माँ बाप अपनी बहन बेटियों को रुखसत नहीं कर सकते। ये मैं फर्स्ट टाइम इस तरह के फेस्टिवल में आई हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं आई, मगर मुझे ये था कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, बच्चियों को लेके जाना चाहिए, नहीं लेके जाना चाहिए, मगर यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सिक्योरिटी है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है, तो आइंदा भी ये चलना चाहिए। ये इनकी मेहरबानी की जो लोगों ने इतना हमारे साथ ताबून दिया है, तो हमें एक मौका मिला है अपनी बच्चों की शादी करने के लिए। इनको बहुत बहुत गुड विशेस देना चाहती हूँ कि ऐसे ही इवेंट्स और भी अरेंज करें कि जो लोग इतना एफर्ट नहीं कर सकते अपनी शादियों में, जो इतना अरेंज नहीं कर सकते, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है कि उनको ये मौका मिलता है कि वो अपनी शादी यहाँ पे आके करवा सकते हैं। इस इज्तिमाई शादी में जहाँ गरीब वालिदैन को अपने बच्चों की शादी करने का मौका मिलता है, वहीं साथ साथ पूरे पाकिस्तान से आने वाले ये हिंदू जोड़े हिंदू रिवायत की खूबसूरती भी पेश करते हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह डायरी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। और अब बात करते हैं एक मुहलिक मर्ज की, जिसके खात्मे के लिए आलमी पैमाने पर कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया भर में दो ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर बच्चे अब भी पोलियो का शिकार हैं। हुकूमत की तरफ से आए दिन पोलियो से बचाव की मुहिम चलाई जाती है ताकि बच्चों को इस पोलियो जैसी लानत से महफूज रखा जा सके। मुल्क भर में एक बार फिर पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया और सुबह आपके सामने बाजोड़ से नहायत अफसोसनाक खबर भी आई कि वो पुलिस एहलकार, वो पुलिस का ट्रक जो कि पोलियो एहलकार के साथ सिक्योरिटी के लिए जा रहा था, सुबह उसको भी निशाना बनाया गया और हमने देखा कि 2 पुलिस एहलकार शहीद भी हुए हैं और कई इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। ये लोग क्यों निकले अपने घरों से? इसलिए ताकि वो आपका फ्यूचर, आपके बच्चों को अपाहिज होने से बचा सकें। खुदारा जब पोलियो की टीमें आपके पास आए तो उनसे ताउन करें। 3.5 करोड़ बच्चों को पोलियो की कतरे पिलाए जाएंगे जनाब। और वफाकी वजारत सेहत ने यह खबरदार भी किया है कि कराची समेत मुल्क भर में पोलियो वायरस के 14 माहौलियाती नमूनों के टेस्ट मस्बत आए हैं। अभी भी नाम नहीं ले रहा पोलियो यहाँ से निकलने का। डॉक्टर शहजाद बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने सुबह के समय में वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सुबह का जो बाजोड़ में अफसोसनाक वाक़या है वो भी हमारे सामने, और लोगों का हम अभी भी बिहेवियर देखते हैं वो भी हमारे सामने है। क्यों हमें इतना टाइम लग रहा है कि हम अभी तक ख़ुद को पोलियो जैसी इस लानत से पाक ही नहीं कर सके? जी, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी तक हमारी चंद इलाकों में, मखसूस इलाकों में, मखसूस कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हमें दुश्वारी पेश आ रही है तमाम बच्चों को कतरे पिलाने में। और क्योंकि हम तमाम बच्चों को उन इलाकों में कतरे नहीं पिला सकते, इस वजह से वायरस उनमें मौजूद रह जाता है और उसके बाद फिर नशो नमा पाता है। हम बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं। इस साल पाकिस्तान में पोलियो के सिर्फ 6 केसेस हुए हैं और वो भी चंद मखसूस इलाकों में, ख़ासकर साउथ वज़ीरिस्तान में। लेकिन जब तक हम बहसीयत कौम तमाम एक फ़ैसला नहीं करते कि हमने तमाम बच्चों को कतरे पिलाने हैं हर राउंड में, तो तब तक हमें ये कामयाबी मुश्किल होगी। सही। अच्छा, तो क्या समझते हैं आपकी जो इस वक्त पोलियो कंट्रोल करने के लिए जो टीमें भी हैं, उनको किन किन चैलेंजेस का सामना है? ऑफ कोर्स सिक्योरिटी तो हमारे सामने है ही, कि हम देखते हैं कि जी सिक्योरिटी खदशात भी हैं और आज बाजोड़ का इंसिडेंट हमारे सामने है। फिर जो टीमें जो घर घर जाती हैं तो वहाँ पे जो लोग हैं वो पीने से इनकार कर देते हैं। जी, इस वक्त जो हमारी कैंपेन शुरू हुई है इसमें 4 लाख से ज़्यादा पोलियो वर्कर्स हैं जो अगले 5 दिन में हर घर में जाएंगे। आपको पता है मौसम भी सर्द है, बाज़ इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। इसके बावजूद भी अगर पोलियो टीमें अपने दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर के आपके घर में पहुंचती है और घर में पहुंच के वालिदैन उनको कतरे पिलाने से इनकार कर दे, तो ये एक इंतहाई अफसोस की बात है। क्योंकि अभी तक हमें ये यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि ये पोलियो एक ला इलाज मर्ज है। इसका इलाज नहीं है, सिर्फ बचाव है। और ये जो बचाव है वो सिर्फ वैक्सीन है, और जितनी ज़्यादा दफ़ा हम वैक्सीन देंगे उतने ही ज़्यादा हमारे बच्चे महफूज होंगे। सही।
डॉक्टर साहब ये देखें, सिर्फ ये डॉक्टर्स और मेरे ख्याल से अब हम उस वर्ज पे आ गए क्योंकि हम इतने अरसे से मीडिया कैंपेन्स भी कर रहे हैं। आप लोग डॉक्टर हजरात भी आके मुसलसल बात करें, लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये आपका मुस्तकबिल जो है वो अपाहिज होने से बचा रहे, सिर्फ आपके बच्चे की ज़िंदगी नहीं है। उसके बावजूद जो है ना ये ऐसा लग रहा है काम नहीं बन रहा। कितनी ज़रूरत है अब वक्त की कि हम अपने उलमा को, हम अपने क्लेरिक्स को साथ में इन्वॉल्व करें, क्योंकि ठीक है ये प्लेटफॉर्म तो हमारे पास मौजूद है, हम टीवी पे बात भी तो करेंगे, लेकिन ये मसाजिद में जुमे के खुतबे में भी इस हवाले से बात होना ज़रूरी है। जी, जब तक मस्जिद और मेंबर तक ये पैगाम नहीं जाएगा तब तक कम्युनिटीज़ में ये पैगाम नहीं जाएगा। अभी पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे पाकिस्तान से उलमा और मशाइख की एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तमाम उलमा ने एक दफ़ा फिर इस बात का अदा किया कि पोलियो का जो फतवा दिया कि पोलियो जो है उसकी वैक्सीन पिलाना जायज़ है और ये महफूज वैक्सीन है। इसके बाद हमारा जो उन सब की कमिटमेंट भी यही है कि ये पैगाम हम मेंबर तक लेके जाएंगे ताकि जुम्मे के खुतबे में हमारा उलमाए कराम ये पैगाम अपनी कम्युनिटी तक पहुंचा सके। ना सिर्फ उलमाए कराम बल्कि हमारे जो इन्फ्लुएंशियल्स हैं उन इलाकों के, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि एक तो आपके बच्चे को बचाना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये कि अगर आप अपने बच्चे को नहीं बचाएंगे तो उसकी वजह से हमारे अपने बच्चे भी उसके नुकसान की जद में आ जाते हैं। इसलिए ये हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिल के इसका सामना करें और अपने बच्चों को कतरे पिलाएं। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे मैं इस वक्त एड्स भी देख रही हूँ जो कि टीवी पे चल रहे हैं पोलियो की कैंपेन्स के हवाले से, कमर्शियल्स हैं। आपको लगता है कि इनसे लोगों के तासुरात थोड़े बहुत चेंज होंगे, लोगों के बिहेवियर थोड़े बहुत चेंज होंगे, अवेयरनेस के लिए अच्छे काम कर रहे हैं? जी, मैं ये यहाँ पे ये पावर करा दूँ कि हमारे 95% इलाकों में पोलियो की वैक्सीन की एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है। ये सिर्फ साउथ केपी के जिसमें बन्नू डिवीज़न और डेरा इस्माइल खान डिवीज़न है उसमें, और इसके अलावा कोयटा, किला अब्दुल्ला, चमन और चंद कराची के इलाके हैं जहाँ पे हमें इन चैलेंजेस का सामना है, जहाँ पे हमें मज़ीद इस पैगाम को पहुँचाने की ज़रूरत है। अदरवाइज बाकी इलाकों में कम्युनिटी हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन करती है। अच्छा, और एक और चीज़ जो ख़वातीन पोलियो वर्कर्स हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक बाइक की भी जैसे बात की गई, तो आपको लगता है कि इससे उनकी भी जो पोलियो वर्कर्स हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई होगी? क्योंकि देखिए पोलियो वर्कर्स तो मुसलसल काम कर ही रहे हैं इस बात के इस खौफ के बावजूद कि जो उनकी जानों को ख़तरा है, लेकिन वो फिर भी काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या आपको लगता है उनको और इनकरेज करेंगी? जो पोलियो वर्कर को जो हमारी जो भी कामयाबी पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम ने हासिल की है कि एक वक्त में एक साल में 20,000 पोलियो के केसेस होते थे, और अब हम उस मौके पे हैं जहाँ पे सिर्फ एक साल में 6 केसेस हुए हैं। एक वक्त ये भी था कि 14 मंथ कोई भी केस नहीं था। तो ये सब हमारे पोलियो वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर की अनथक काविशों का नतीजा है, और हमारी ये अवलियन कोशिश रहती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया करें। अभी भी हम काम कर रहे हैं कि जब गर्मियों का सीज़न आए तो उनके लिए अम्ब्रेला, फ्लास्क, वाटर, ठंडे पानी का वाटर का बंदोबस्त वगैरह किया जाए। हमारे जो टीम स्पोर्ट्स सेंटर है जहाँ पे टीमें इकट्ठी होती हैं और घर घर जाने के लिए रवाना होती हैं और वापस आती हैं, उनमें उनको बुनियादी सहूलतें दी जाए। और ये लोगों को भी चाहिए कि जब ये लोग आपके घर आएँ आपके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आए, आपके बच्चों को महफूज मुस्तकबिल के लिए, उनको अपाहिज होने से बचाने के लिए आए, तो आप भी उनको पानी ज़रूर पूछें। ये ख़वातीन घर घर जाती हैं इसलिए ताकि आपके बच्चे पोलियो जैसे इस मूजी मर्ज से फ्री हो सकें। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर शहजाद बेगम हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि देखिए दुश्मन तो चाहते ही है कि हमारा जो बच्चा है उसका मुस्तकबिल जो है वो अच्छा ना हो और हमारा बच्चा अपाहिज रहे। तभी आपने देखा कि सुबह बाजोड़ में जो इंसिडेंट हुआ है उतना खौफनाक इंसिडेंट हुआ है। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और शो के इख्तिताम से पहले मैं आपको ज़रा दिखा दूं कि न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट से ज़रा खबर दूं, जहां पार्लियामेंट की तारीख में कम उम्र तरीन नहाना क्लार्क जिनकी 21 साल की जिनकी उम्र है वो आई और अपनी मेडन स्पीच में उन्होंने अपने कबीले जो माओरी कबीला है उसकी ज़बान में जिनकी वॉर लैंग्वेज थी, खैर इट्स नो मोर अ वॉर लैंग्वेज, लेकिन और बहुत सारी ओकेजन्स पे इस्तेमाल की जाती है, उसमें
इजहार किया अपने एक्सप्रेशंस का। तो दैट्स सो पावरफुल कि वो किस तरीके से अभी बता रही कि अपनी वो रूट से कितनी कनेक्टेड हैं और कितनी वो अपने लोगों को ओन करती हैं। एक हिस्ट्री रकम की उन्होंने कि उनके कबीले में 170 बरस में ऐसा कोई नहीं आया और वो आई, और जिस तरीके से अपनी कबीले को उन्होंने ओन किया और जो कमिटमेंट टुवर्ड्स हर ओन पीपल, ट्राइबल पीपल, ये दीदी था। सो आई एम श्योर कि जो लोग देखने वाले हैं वो ये पहलू भी निकालेंगे कि भाई हमें भी देखना चाहिए कि हमारी रूट्स क्या हैं। ट्राई टू स्टे कनेक्टेड विथ योर रूट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी आइडेंटिटी ही हमारी रूट्स हैं, हमारी ज़बान है, हमारा कल्चर है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।